हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। चलिए, आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत फर्स्ट पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। सेकंड पेपर मैंने पूरा पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। आप क्लासेस कर सकते हैं सेकंड पेपर की, ठीक है। फर्स्ट पेपर चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको फर्स्ट पेपर हम पढ़ाकर समाप्त भी कर देंगे, बहुत ही जल्द। बस 1 महीने का समय दीजिए मुझे बस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है, इसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ओम के नियम का सत्यापन कराया था और जो नियतांक आया था R बराबर, उसी नियतांक के आधार पर मैंने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको याद करा दिए थे। तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। आपको पता भी है कि ओम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति और प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत ही सरल लैंग्वेज में, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया भाई कि टेलीग्राम चैनल पर जाइए, भाई टेलीग्राम पर जाइए अपने और टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन और उसके बाद उस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आपको पिन में मैसेज जो दिखेगा वहाँ पर नोट्स ही आपको पिन किए गए। सेकंड पेपर भी के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको और फर्स्ट पेपर के नोट्स भी मिल जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सेकंड पेपर के नोट्स में पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड में आप लिख दीजिएगा बालाजी स्टडी मोशन। क्या लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख दीजिएगा बिना स्पेस दिए हुए, बालाजी स्टडी मोशन। तो सेकंड पेपर की जो नोट्स की PDF है वो भी आपकी ओपन हो जाएगी। बाकी अभी इस साल के नोट्स मैंने हाल ही में आपको प्रोवाइड किए फर्स्ट पेपर के चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक की। अभी कल ही मैंने आप लोगों को क्लास भी दी है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। हमें पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा जो होता है वो एक प्रकार का कार्य होता है। तो किसी वैद्युत परिपथ, चूंकि वैद्युत ऊर्जा की बात हो रही है, वैद्युत का मतलब आवेश, मैं आपको पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा रहा हूँ। तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है या जो व्यय एनर्जी होती है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। कितनी आसान परिभाषा। किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी वैद्युत परिपथ में क्यों आवेश को v विभवांतर पर एक स्थान से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर आप लोगों को पता है कितना होता है, V क्यों होता है। ये कहीं नया सूत्र नहीं, आप लोगों ने विभव वाली परिभाषा में पढ़ा था, V बराबर W/Q। वहाँ पर क्या गया था, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब लाया गया था, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया जो कार्य था उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये जो किया गया कार्य, इसी को क्या कहते हैं भाई, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्य की वैल्यू निकाली है वो इसी सूत्र से निकाली है, चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया गया। तो W बराबर हो जाएगा VQ। अब देखिए, ये वैद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला हो गया V और Q के पदों में। फार्मूले को हम आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, चूँकि आप लोग ये भी जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, IT होता है। तो यहाँ से W का एक सूत्र और आ जाएगा, VIT। कितना आ जाएगा भाई, VIT। अच्छा, एक सूत्र और भी आप लोगों ने पढ़ा है, V बराबर IR, ठीक। बस ये विद्युत ऊर्जा के अलग अलग रूपों में, जैसे ये V और I और T के पदों में फार्मूला हो गया। जब V बराबर IR रखेंगे तो W बराबर आ जाएगा, जब यहाँ IR रखेंगे तो ये बन जाएगा I²RT। ये भी विद्युत ऊर्जा का ही सूत्र है, बस ये I और R के पदों में हो गया। अब यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। तो यहाँ से देखिए W का सूत्र क्या बन जाएगा, जब I के स्थान पर V/R रखेंगे तो ये एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, V²T बटे में कितना हो जाएगा, R। ये भी भैया आपका वैद्युत ऊर्जा का ही एक सूत्र है। तो वैद्युत ऊर्जा के मैंने आपके सामने कितने सूत्र लिख दिए, 4 सूत्र लिख दिए। वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है मैं एक जगह लिखे दे रहा हूँ, सब में मात्रक आपका जूल ही होगा। मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है। वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, या दूसरा भी मात्रक आप लिख सकते हैं VQ। V का मतलब होता है वोल्ट और Q का मतलब कूलाम, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर V को आप W/Q के जूल प्रति कूलाम लिखेंगे, जूल ही मान के चलिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके चक्कर में मत पड़िए यहाँ पर। तो W का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा बात करें, जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। जैसे आपको पता है कि वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में भी क्या होती है, बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी बदलती है, आप सभी को पता है ना। तो अगर वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलना होगा तो फार्मूलों में क्या चेंजेस आएगा, देख लीजिए। चूँकि आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा है कि 1 कैलोरी, देखो वैद्युत ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक। तो अगर यहाँ से या 4.18 भी लिखा जाता है, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है, देखिए 4.18 को ही 4.2 लगभग लिखा गया है, ठीक है। तो 4.2 मैंने एक बार में यहाँ पर लिख दिया है।
1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो जब हम 1 जूल की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, 1 जूल की, तो 4.2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 1/4.2 कैलोरी। तो मतलब अगर आपको वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तो केवल इसी में देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, 1 जूल के स्थान पर 1/4.2 कैलोरी लिख दोगे तो यही ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा, ये जितने भी फार्मूले हैं, VQ और VIT और I²RT और V²T बटे में R, इन सारे फार्मूलों में आप क्या कर दीजिए, इन सारे फार्मूलों में 4.2 से भाग कर दीजिए और ये सारे फार्मूले आपके बन गए एक साथ ऊष्मीय ऊर्जा के। बताओ कितना आसान है, ठीक है। और यहाँ मात्रक क्या आपका हो जाएगा भाई, कैलोरी हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं समझ में? फिलहाल मैंने वैद्युत ऊर्जा को और ऊष्मीय ऊर्जा के फार्मूलों को बहुत आसान कर दिया, इससे आसान हम नहीं हो सकता है। आगे अगर बात करें यहाँ पर वैद्युत शक्ति की, तो वैद्युत शक्ति क्या होती है, व्यय ऊर्जा की दर। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के जो क्षय होने की दर होती है उसी को हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। और वैद्युत शक्ति को हम भाई P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत शक्ति P बराबर होता है W वैद्युत ऊर्जा बटे में समय, ठीक है। W से वैद्युत ऊर्जा को अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर अगर मात्रक की बात करें तो एक मात्रक तो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, दूसरा मात्रक वाट भी हो जाएगा, किलोवाट भी बड़ा मात्रक होता है, अणुशक्ति भी इसका मात्रक होता है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति P बराबर कितना हो जाएगा, W बटे T, ये एक सबसे मूल फार्मूला हो गया। अब चूंकि आप लोगों ने W के जितने भी फार्मूले पढ़े, W की वैल्यू यहाँ पढ़ सकते हैं, उतने ही P के फार्मूले बन जाएंगे। चूँकि W बराबर आप लोगों ने पढ़ा VQ। चलिए अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखते हैं, अब मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बना के बताता हूँ। देखो एक P का फार्मूला क्या बनेगा, W की एक वैल्यू है VQ, तो एक फार्मूला बन जाएगा VQ बटे में T, क्लियर। दूसरा फार्मूला बनेगा P बराबर, दूसरा फार्मूला W का है VIT, तो VIT बटे में T करेंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से P का एक फार्मूला आ जाएगा VI। तीसरा फार्मूला बनाएंगे तो W के स्थान पर I²RT लिखेंगे, I²RT बटे में कहाँ है, वहाँ पर TI है, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P का एक फार्मूला आ जाएगा I²R। ये अलग अलग रूपों में P यानी विद्युत शक्ति के सूत्र हैं। P का अगला फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए V²T/R रखेंगे, V²T बटे में R, और पूरे के बटे में यहाँ कितना है T, ये W की वैल्यू रख रहे हैं बस केवल, T से T कैंसिल, तो P का एक फार्मूला बन जाएगा V² बटे में R। ये विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा। इससे भी आसान हो सकता है क्या। विद्युत शक्ति के भी मैंने आपके सामने चारों फार्मूले लगा दिए। मात्रक बता दिया जूल प्रति सेकंड या वाट, और इसका एक बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ये भी याद रखिएगा। 1 मेगावाट को याद रखिएगा, 1 मेगावाट ये सब बड़े मात्रक हैं शक्ति के। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। और अगर बात करें 1 हॉर्स पावर की बात करें, 1 HP की यानी 1 अश्व शक्ति की, तो 746 वाट होता है। इस तरीके से वैद्युत शक्ति को आप इतनी बातें याद रख सकते हैं। वैद्युत शक्ति में सबसे ज़्यादा वैद्युत शक्ति का यूज होने वाला जो फार्मूला है P बराबर VI। ये तीनों वैसे ज़्यादा यूज होते हैं, किसी एक को नहीं बता सकते हैं, जो है सीधी बात है ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। देखिए आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। कल क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब क्लास मैंने बोला तो मैं लगातार आपको दूंगा और अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लास भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। बस जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए आप सभी लोग। इसे क्या मैं रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए इसे रब कर देते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे अब प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन, तो आप सभी लोग तब तक हेडिंग बना लीजिए जब तक मैं इसे रब कर रहा हूँ भाई। प्रतिरोधों का जो संयोजन है, मतलब प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाता है वो कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, 2 प्रकार से, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन, ओके। संयोजन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे किसी भी चीज़ को समझने के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आना जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रतिरोधों का संयोजन। ये तो सभी को आता होगा, प्रतिरोधों का संयोजन, इसलिए इसमें ज़्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। कम से कम शब्दों में इसे आपको समझाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, अच्छा श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है ये जान लीजिए।
श्रेणी के मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध है हमारा R1 प्रतिरोध का, ये पहला ये प्रतीक होता है, आपको पता है। तो हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से, मान लीजिए धन टर्मिनल से जोड़ दिया, और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस तरीके से जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और लास्ट वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, ये जो क्रम होता है, ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और श्रेणी क्रम में याद रखिएगा, यहाँ से जो धारा बहेगी वो सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। विभवांतर अलग अलग होगा, इसका विभवांतर V1 मान लीजिए, इसका V2 मान लीजिए, इसका V3 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखना क्या है, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, है ना, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तब पहले प्रतिरोध में विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा IR, तो ये हो जाएगा IR1, क्योंकि पहले प्रतिरोध में धारा बह रही I और प्रतिरोध की वैल्यू है R1। दूसरे प्रतिरोध में के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो हो जाएगा IR2, और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो हो जाएगा IR3। तब परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो तीनों के योग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें धारा समान होती है तो परिणामी विभवांतर निकाला जाता है। और अभी समांतर क्रम में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है भाई, प्रतिरोध विभवांतर समान होता है, इसलिए परिणामी धारा वहाँ पर निकालते हैं। तो ये V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर तीनों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध प्रयुक्त करें, वैसे भी तो अगर उसका प्रतिरोध की वैल्यू, कुल प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो, R, लिख दीजिएगा यहाँ पर एक शॉर्ट में, यदि V बराबर कितना हो, IR, तो हम ये कह सकते हैं IR बराबर, इधर से I का मान ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उन सभी का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक क्रम और पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा क्रम हमारे पास आ जाएगा, नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन भाई, इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं, है ना, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन भी इसे बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जितने भी, जैसे मान लीजिए हमने 3 प्रतिरोध लिए, अब लेना जितना है जितने आप ले सकते हैं, ठीक, जितने भी आप प्रतिरोध ले रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को, पहले सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दें, तो जो प्रतिरोधों का ये संयोजन होता है, ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। अच्छा, इस संयोजन में जैसे यहाँ से धारा निकलेगी तो यहाँ पर धारा बढ़ जाएगी, जैसे मान लीजिए इसमें I1 जा रही, इसमें I2 जा रही, इसमें I3 जा रही, लेकिन तीनों पर विभवांतर की वैल्यू समांतर क्रम में क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पर हिंदी नहीं लिखेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, मैं बोले दे रहा हूँ। क्या लिखना है आपको, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3, ठीक है। अच्छा, समांतर क्रम में लिखोगे क्या, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जब जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोधों का जो ये संयोजन होता है वह कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, अच्छा, यहाँ पर समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, याद रखिएगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए क्या लिख देंगे, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, ठीक है, जिनमें क्रमशः I1, I2 व I3 धारा प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, या तीनों का विभवांतर कितना है, V है। तब अगर यहाँ पर हम पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो धारा का सूत्र आपने पढ़ा है V बराबर IR। अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा V बटे पहला प्रतिरोध की वैल्यू R1 है, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V है, दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो V/R2। इसी तरीके से तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालेंगे V/R3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुल धारा, परिपथ की कुल धारा जब निकालेंगे आप तो I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 और प्लस कितना हो जाएगा I3। अच्छा, I बराबर V/R1 और प्लस V/R2 और प्लस V/R3। अच्छा,
ध्यान रखिएगा, यदि I बराबर कितना हो जाए V/R हो तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे V/R, इधर से V कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ये हो गया आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन। आज की क्लास हम बहुत बड़ी नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्युत जो धारा आपका चैप्टर है, इसका 50% पार्ट आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोगों को हम वैद्युत सेल से भी बात चालू करेंगे कि वैद्युत सेल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है ना, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, और संबंध भी जानेंगे ई, वी और स्मॉल आर में संबंध भी हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, है ना। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।